आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का अर्थ, उसके प्रकार, उसके महत्व के बारे में हम समझेंगे। होता क्या, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं इसी टॉपिक से। अभिप्रेरणा, कोई बताएगा अभिप्रेरणा होता क्या है? बताइए कोई। बताओ। सीखना सर। सीखना। कनुप्रिया बताओ। सर अभिप्रेरणा, सर अभिप्रेरणा ऐसा होता है कि सर जैसे हम किसी से, हमें कोई मोटिवेट प्रेरणा लेते हैं कि हाँ ये इंसान ऐसा है, हमें इसके जैसा बनना है। नीरज, नीरज जी आप बताइए अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? मैंने यहाँ पर लिखा है अभिप्रेरणा का मतलब होता है, अगर अभिप्रेरणा का अर्थ की अगर बात करें, मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। आपको मैंने यहाँ पर एग्जांपल दे दिया, बताइए इसके बारे में। सर अभिप्रेरणा जो होती है वो एक आंतरिक शक्ति होती है जो अनेक उद्दीपनों और उत्तेजनाओं के, मतलब कि उत्तेजनाओं और उद्दीपकों का परिणाम होता है। मतलब हमारे अंदर जो भी उत्तेजना होती है, जो उद्दीपक होते हैं, उनका परिणाम होती है। सर ये एक मतलब कि ऐसे पढ़ा है मैंने। ऐसे पढ़ा है। रवि जी आप थोड़ा बताओगे, थोड़ा सा आपके अगर पता है तो आपने, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जहां पर हम बोलेंगे अभिप्रेरणा का अर्थ है और उसके महत्व की हम बात करते हैं, तो यहां पर विशेष रूप से आज मैं जो रखने जा रहा हूं आपके सामने, जो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, वो अभिप्रेरणा का अर्थ है, मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। अब मोटिवेशन क्या होता है, आपको कौन मोटिवेशन कर सकता है? मोटिवेशन को समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। व्यवहार को, आपकी जो व्यवहार है ना, व्यवहार के समझने के लिए आपका अभिप्रेरणा या जिसे हम प्रयत्न या अध्ययन अति आवश्यक हो जाता है। आपका जो व्यवहार है, कभी कभी क्या होता है, आपके व्यवहार को समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपने देखा होगा मोटिवेशन स्पीकर जो रहते हैं बहुत ढेर सारे स्पीच देते हैं, जिससे हम कहीं ना कहीं अंदर से मोटिवेट होते हैं, या कहीं ना कहीं हमें एक प्रेरणा मिलती है कि भैया मुझे ये करना है। यही इसी पर आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि आपके व्यवहार को समझने के लिए जो अभिप्रेरणा है, जिसे हम प्रत्यक्ष तौर पर या कहें उसका अप्रत्यक्ष तौर पर या प्रत्यक्ष तौर पर कहीं ना कहीं हम अध्ययन अति आवश्यक रूप में हम उसको करते हैं। देखिए अभिप्रेरणा का जो अर्थ जो प्रचलित है, या कहें जिस भाषा से हमने इसको लिया, जिस का ये शब्द उच्चारित किया जाता है, ये आपके अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है जिसे हम क्या कहते हैं, मोटिवेशन। अब मोटिवेशन के अर्थ को अगर हम समझे तो इसका समानार्थी, अगर इसके समानांतर अगर अर्थ के रूप में अगर हम देखें, तो जो मोटिवेशन जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? कोई बताएगा? मोटिवेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कहां से हुई है, किस भाषा से हुई है? लैटिन से हुई होगी सर जी। बिल्कुल सही है, भाषा से सब। बिल्कुल सही। ये लैटिन भाषा से इसका क्या हुआ, आपका उत्पत्ति हुई है, मानी जाती है। अब इस जो मोटिवेशन की हमने बात करी, जो मोटिवेशन का मतलब होता है क्या है, अब लैटिन भाषा से तो ये शब्द लिया है, अब लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? अब देखिए इसको ध्यान में रखिएगा। मोटम, एक शब्द आता है मोटम, ये आपका जो लैटिन भाषा से हमने जो लिया था उसमें इसको बोलते हैं मोटम। अब मोटम से, इस धातु से अगर मोटम जो कहा जाता है, मोटम का मतलब क्या होता है, उसे हम धातु बोलते हैं। याद रखें जो मोटम होता है उसे हम धातु। सर हाँ बताइए, कुछ कह रहे हो? गति होती है सर, गति। ठीक है, देखिए गति या हम इसे धातु बोलते हैं। अब ये धातु से इसकी क्या हुई है, कहीं ना कहीं जो मोटम जो हमने कहा, मोटम ये धातु से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, जो लैटिन भाषा के मोटम से इसके माना जाता है। अब अगर इसके अर्थ की बात करूं तो जो इसका अर्थ होता है मूव करना होता है, मूव। अब देखिए मूव जो इसका अर्थ होता है, इसका मूव या फिर इसको कहते हैं इनसाइड ए एक्शन, ये याद रखिए, इनसाइड ए एक्शन इसको हम बोलते हैं। अब इसके अंतर्गत जो होता है अभिप्रेरणा का अगर हम सिंपल सा अर्थ समझें तो अभिप्रेरणा क्या होता है, सक्रिय क्रिया है जो आपको जो जीवित पर्यंत है या कहें आपको उत्तेजित करती है, और साथ ही उसमें कहीं ना कहीं आप में सक्रियता उसके अंतर्गत आपके अंतर्गत आती है।
आप देखिए, जब मोटिवेशन कहते हैं तो हम किस प्रकार से अपने अंदर की जिज्ञासाओं को क्या करें, जागृत करते हैं। और जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी भी वस्तु की अगर हमें आवश्यकता होती है तो हम क्या करते हैं, जो हमारे अंदर से एक इच्छा उत्पन्न हो जाती है। मान लीजिए मुझे कोई चीज लेनी है तो मेरे अंदर से उसकी एक इच्छा उत्पन्न हुई है कि यार मेरे पास ये चीज होनी चाहिए, ये तमाम फलाना, मेरे पास अच्छी कार होनी चाहिए या मेरे पास अच्छी जॉब होनी चाहिए। तो ये क्या है, जब हम किसी चीज की अगर हमें आवश्यकता होती है तो हमारे अंदर से कहीं ना कहीं एक भाव या कहीं ना इच्छा उत्पन्न होती है। और अगर हम देखें इसके फलस्वरूप हमें कहीं ना कहीं, जो फलस्वरूप अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं ऊर्जा, कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव एनर्जी आती है कि भैया मुझे ये करना है। तो कहीं ना कहीं जो प्रेरणा की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होती है, आपको कहीं ना कहीं जो गति, जो शक्ति या गतिशील बना देती है। जैसे अभी धर्मेंद्र जी ने जिक्र किया था, इसका मतलब होता है कि गति, ये गति क्या होती है, कहीं ना कहीं आपको अंदरूनी तौर पर वो शक्ति प्रदान करती है और कहीं ना कहीं क्रियात्मकशीलता आपके अंतर्गत आ जाती है और वो चीज कहीं ना कहीं गति के रूप में गतिशील ये बन जाती है। अब देखिए, प्रेरणा की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, जो आपकी इच्छाएं हैं और आंतरिक इच्छाएं होती हैं, और आंतरिक इच्छाओं की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो आपको प्रेरित करती हैं। और हमेशा याद रखिएगा, जो जब भी जितने भी हमारी इच्छाएं होती हैं, जितने भी हम किसी चीज को पाने की कोशिश करती है, वो हमेशा क्रियाशील होती है। आप किसी चीज को पाने के लिए आप हमेशा क्या रहते हैं, तत्पर रहते हो, क्रियाशील रहते हो। और अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये आपके आंतरिक जो शक्ति है उसको कहीं ना कहीं जगाने का कार्य करती है। आप देखिए, जो अभिप्रेरणा की अगर हम बात करें तो अभिप्रेरणा हमेशा हमारे क्या उच्च स्तर की जो इच्छा होती है उसको प्रबल करती है। कहीं ना कहीं इसमें आप देखोगे कहीं ना कहीं ऊर्जा का भाव हमें देखने को, कहीं ना कहीं जब हमारे अंदर ऊर्जा होती है ना, हमें किसी चीज को करने की हमारे अंदर एक बहुत ज्यादा ललक होती है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक स्पिरिट जागृत होती है कि भैया हमें ये चीज करना है। अगर हम किसी चीज से मोटिवेट हो रहे हैं, किसी लक्ष्य को हम निर्धारित करके चल रहे हैं, तो यही आपका क्या होता है, अभिप्रेरणा का व्यवहार होता है, जो आपको दृढ़ता से ये समझाता है कि ये क्या चीजें हैं। इतना तो आप लोगों के, मुझे लगता है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आ रहा है? जी सर, जी सर। अगर कहीं पर डाउट होगा तो बीच में आप बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा और डीपली जाने की कोशिश करेंगे अभिप्रेरणा का अर्थ है, और साथ ही हम इसकी परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे और अभिप्रेरणा के प्रकारों के बारे में भी बात करेंगे और उसके सिद्धांत और उसकी विधियों की भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अभिप्रेरणा के शाब्दिक अर्थ को अगर हम देखें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो इसके अर्थ में भी कहीं ना कहीं हमें अंतर देखने को मिलता है। याद रखिएगा, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ इस चीज को। अगर हम अभिप्रेरणा के शब्द की अगर बात करते हैं, जो इसका शब्द है, इसका अगर हम शाब्दिक रूप में देखें और अगर मनोवैज्ञानिक तौर पर इसको हम देखें, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के अर्थ में भी हमें कहीं ना कहीं डिफरेंट देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको इससे पूर्व कहा कि अभिप्रेरणा शाब्दिक जो शब्द है उसका अगर हम अर्थ देखें तो किसी कार्य को करने का हमें क्या होता है, कहीं ना कहीं बोध होता है। हम किसी कार्य को करने के लिए हम तत्पर रहते हैं, हम किसी कार्य को करने का हमें कहीं ना कहीं अंदर से जो इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा जो जागृत होती है, उसका बोध ये हमें कराता है। अब इसके अर्थ में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमें किसी भी उत्तेजना की प्रेरणा ये देता है, हमें कहीं ना कहीं स्पिरिट जागृत है। आप जैसे कोई मोटिवेशन स्पीकर की मोटिवेशन स्पीच सुनते हो, उससे क्या होता है आपके अंदर कहीं ना कहीं एक ऊर्जा उत्पन्न होती है यार, कि आपको किसी ने कहा कि इस प्रकार से करना चाहिए, लाइफ को इस प्रकार से चलानी चाहिए, अगर जॉब पानी है तो आपको इस प्रकार से विधियों को अपनाना चाहिए, अगर आपको कितना पढ़ना चाहिए, किसी अगर यूपीएससी का पेपर क्लियर करना है तो आपको 18 घंटे 20 घंटे आपको पढ़ना है, इतनी बुकों को पढ़ना है। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक भाव जागृत होगा, एक उत्तेजना जागृत, हाँ मुझे दृढ़ संकल्प आप उस समय लेते हो कि हाँ मुझे ये करनी चाहिए, एक स्पिरिट जागृत होते हैं। आप सोचते हो कि मैं ये चीज करके लाऊं, ये चीज जब मैं करके रहूंगा तो उसमें एक गति का भाव होता है कि हाँ आप उत्तेजना तो हो रही ना आपके अंदर, उसमें कहीं ना कहीं जब उत्तेजना की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो आपकी प्रेरणा स्रोत बनता है। हम इसी को ही जो उत्तेजना जो पैदा होती है हम उसको प्रेरणा भी कह सकते हैं, याद रखिएगा। अब उत्तेजना में के भाव में अगर हम देखें किसी भी प्रकार की जो प्रतिक्रिया इसमें संभव नहीं हो सकती, याद रखें। जब उत्तेजना के भाव की, उत्तेजना के अंतर्गत हम बात करें, अगर उसके अभाव की अगर बात करें तो उसमें किसी भी प्रकार की क्या होती है, जो प्रतिक्रिया होती है वो कभी भी संभव नहीं हो सकती है। और हमारी एक चीज होती है, हमारी हर एक प्रतिक्रिया या उसके व्यवहार की बात करें तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उत्तेजना हमारे अंदर अवश्य होती है। देखिए हर चीज में कोई ना कोई उत्तेजना आपके व्यवहार में आ सकती है, आपके भावात्मक रूप में आ सकते हैं, आपके शारीरिक रूप में क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है। तो यही जो होती है उत्तेजना, ये आंतरिक भी हो सकती है और बाह्य भी हो सकती है। याद रखिएगा,
दो प्रकार से आपकी क्या होती है उत्तेजना, आंतरिक होती है और बाह्य, दोनों रूप में ये होती है। ठीक है ना विजय, समझ में आ रहा है भाई? देखिए जब मैं कहता हूं कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें अभिप्रेरणा को, तो अगर उसके अर्थ में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो प्रेरणा से हमारा जो तात्पर्य होता है वो आपकी आंतरिक उत्तेजनाएं जो होती हैं कहीं ना कहीं उससे संबंधित होता है। आपके आंतरिक इच्छाओं को कहीं ना कहीं प्रबल करने का ये एक साधन होता है। कहीं ना कहीं जो हम मोटिवेशन की अगर बात करते हैं तो क्या होता है, ये आपके आंतरिक उत्तेजनाओं से ये होता है। अगर मैं कहूँ जो हमारा व्यवहार है, हमारा व्यवहार पर भी आधारित होता है कि हमारा व्यवहार कैसा, हम किस प्रकार से चीजें। अब देखिए अगर मैं अर्थ में अगर देखूं इसमें जो बाह्य उत्तेजना, जो उत्तेजना होती है हमारे बाह्य रूप में, तो कोई ना कोई इसका महत्व हम उतना उसको नहीं देते हैं। जब भी हम याद रखिएगा, जब हमारे आंतरिक रूप में या बाह्य रूप में ये चीजें अगर होती हैं, जब हम आंतरिक रूप में उत्तेजित होते हैं तो हम उसको करने की हम कहीं ना कहीं प्रयत्न करते हैं। अगर जब हम बाहरी रूप में उत्तेजनाओं को अगर देखते हैं तो उसका कोई भी महत्व नहीं रह जाता, कहीं ना कहीं उसका महत्व ही हम नहीं देते। अगर देखिए अगर हम इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार से देखें तो देखिए अभिप्रेरणा एक क्या होता है, आंतरिक शक्ति ये होती है, आपके अंदर से कहीं ना कहीं अंदर से उत्पन्न होती है। अगर मैं अगर सही हूं तो अगर कोई मुझे बताएगा कि मैं कह रहा हूं कि जो अभिप्रेरणा है वो आपकी आंतरिक शक्ति है, तो ये ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, कोई बताएगा? नीरज जी आप बताइए। हाँ रवि जी आप बताइए। जैसे अब अभिप्रेरणा की बात करें, मोटिवेशन में अभिप्रेरणा हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करती है, हाँ। जबकि प्रेरणा जो शब्द होता है वो हमें बाह्य शक्ति प्रदान करती है। इसको ये इसका जो अर्थ समझ करता है, मोटिवेशन में हमें आंतरिक रूप से और प्रेरित करता है, एक प्रेरणा हमें साधारणतः किसी कार्य को करने का बोध होता है, इसमें ये डिफरेंट होता है। हाँ डिपेंड तो होता है। अब मैं कह रहा हूँ ना, जब मैं कह रहा हूँ कि आंतरिक शक्ति कहीं ना कहीं जो प्रेरणा में एक आंतरिक शक्ति हमारे अंदर ज्वलित हो जाती है, एकदम हम एकदम क्या कर सकते हैं, हम किसी चीज को करने में आतुर हो जाते हैं। किसी को अगर आपने अभी एलटी की तैयारी कर रहे हो तो एलटी का आप क्या सोचा, आपके अंदर एक भाव है, कहीं ना कहीं उत्तेजना है, कहीं ना कहीं एक स्पिरिट है कि मुझे ये चीज करना ही करना है। तो ऐसा भाव क्यों जागृत होता है? अभिप्रेरणा भी करना होता है, आंतरिक उत्तेजना पैदा होती है ना। हाँ तो यही चीज याद रखना है। तो यही बाह्य उत्तेजना से इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बाह्य उत्तेजना से प्रेरणा मिलती है हमें। वो अगर हम देखें जो भाई प्रेरणा होती है वो क्षण भर के लिए होती है। अगर मैंने आपसे कहा चलते चलते आपने मैंने कहा भाई ऐसा भाई तो हम प्रेरणा ही बोलेंगे, हमें प्रेरणा मिली है, हमने किसी को देखा है और उसकी हम किसी को मतलब जैसे हमने किसी का लेक्चर सुना है तो हमको प्रेरणा मिली तो हमें ऐसा करना चाहिए, पर आंतरिक रूप से मोटिवेशन नहीं होते उसमें, तो प्रेरणा देते हैं। बिल्कुल सही। ये ध्यान में रखिएगा जो अभी रवि जी ने कहा वो 100% एकदम सत्य बात कही इन्होंने। देखिए जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए अगर हम क्या कर सकते हैं, इसमें प्रेरित कर सकते हैं, या फिर हम कहें या एक तरीके से हम क्या कहते हैं, आपकी जो आंतरिक जो अदृश्य जो शक्तियां होती है जिसको हम नहीं देख सकते हैं, ये लेके चलिए कि इस पर ये आधारित व्यवहार को देखकर हम केवल ये अनुमान लगा सकते हैं कि भैया अभिप्रेरणा एक ऐसी मानसिक शक्ति है जो किसी कार्य को करने के लिए अंदर ही अंदर आपको क्या करती है, हमेशा प्रेरित करती, कभी आपको कहीं अंदर से मोटिवेट करती है कि भैया ये चीज करनी है, नहीं आपको एलटी का पेपर निकालना है। ये क्या होती है, जो आपकी आंतरिक जो शक्तियां होती हैं जो आपके अंदर से जिसको आप देख नहीं सकते हो, कहीं नहीं सिर्फ फीलिंग के माध्यम से आप उसको बयां कर सकते हो कि नहीं अंदर से ये हुआ। अगर मान लीजिए हम बाह्य तौर पर अगर जैसे इन्होंने कहा रवि जी ने कि हम बाह्य तौर पे हम किसी चीज से प्रेरित होते हैं। अब प्रेरित कैसे होते हैं, मान लीजिए आपके गांव में कोई डीएम आकर एकदम यंग बच्चा आकर 18-22 साल का अगर हम कहें डीएम आकर, कहीं ना कहीं हम उसको देख के कहीं ना कहीं हम बाहरी रूप में हम कहीं ना कहीं उससे मोटिवेट होते हैं। कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि यार हम भी ऐसे बने, हम उसके कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करता है। याद रखिएगा जो आंतरिक अगर हम कहें आंतरिक जो अभिप्रेरणा की बात करें तो वो आपको कहीं ना कहीं उस मुकाम तक ले जाने में सक्षम रहता है। याद रखें कि हम उस चीज को देख नहीं सकते मगर हम उसको फील कर सकते हैं, कहीं ना कहीं जो अंदर है हमें हमेशा वो आपके सदैव आपको प्रेरित करती रहती है। ये क्या करती है, जब तक कि हमें उस लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले, जिस लक्ष्य के लिए आप कर रहे हो ये आपके साथ हमेशा सदैव बनी रहती है, आपको हमेशा उस चीज के लिए फोर्स करती रहती है। अगर मान लीजिए कभी आप क्या हो गया, जैसे ठंडों के दिन है, आप क्या करते हैं, यार चलो अभी 1 घंटे बाद मैं सो जाऊंगा, 1 घंटे बाद मैं उठूंगा, 1 घंटे बाद मैं किताब पढ़ूंगा। तो किसी के अंदर ये होती है कि आपकी जो अभिप्रेरणा अगर की बात करूं जो आंतरिक शक्ति है कहीं ना कहीं आपको पुश करेगी, नहीं ये करना है तो करना है। तो
तो कहीं ना कहीं आंतरिक रूप में आपको जागृत करने का कार्य करती है। और साथ ही जब तक आपको उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचा देती है तो ये चीज आपके हमेशा आपके साथ ही रहती है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं अभिप्रेरणा के जो अभिप्रेरणा के की बात करूं, उसकी परिभाषा की बात, परिभाषा किसी को पता है? कोई बताएगा? कभी पढ़ी थी परिभाषा? साथ ही उसके मैं आपकी व्यापक अर्थ के बारे में बात करूंगा। कोई बताएगा? कनुप्रिया आप बताओ बेटा। कनुप्रिया आवाज आ रही बेटा? हाँ जी सर। बताइए, अभिप्रेरणा का कोई आप व्यापक अर्थ बता सकती है या उसकी डेफिनेशन बता सकती है, उसकी परिभाषा? सर अभी प्रेरणा की, हाँ सर, एक परिभाषा इनर के अनुसार से पता है। प्रेरणा सीखने के लिए कहा है कि हम राजमार्ग है। सैनी जी आप अब मुझे ये बता दीजिए अभिप्रेरणा मुझे का परिभाषा नहीं बता सकते। आप कोई इसका व्यापक अर्थ बता दीजिए। कोई आपको लगता है कि ये अर्थ है, ये चीज होना चाहिए? धर्मेंद्र जी जी सर। बताइए, आपको अभिप्रेरणा से संबंधित कोई इसका व्यापक अर्थ बता सकते हैं आप? सर पता नहीं सर। चलिए देखिए, अगर जब मैं अभिप्रेरणा का अगर व्यापक अर्थ की अगर बात करूं तो याद रखिएगा हमेशा अभिप्रेरणा के लिए ऐसे बहुत से ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं या प्रयोग किया जाता है। अभिप्रेरणा क्या होता है? अनेक शब्दों में एक ऐसे शब्द की हम बात करते हैं, भिन्न भिन्न अर्थ लिए ये बैठा रहता है। और अगर हम बात करें, इन सभी का अलग अलग अपने अर्थ होते हैं, इनके अलग अलग परिभाषाएं हो सकती हैं। अब देखो, अभी मैं प्रेरक की बात करूंगा, एक शब्द लिखूंगा यहाँ पे, पहला प्रेरक। ये याद रखिएगा, प्रेरक क्या होता है? मोटिवेट, मोटिवेट। देखिए, प्रेरक की अगर हम बात करेंगे तो प्रेरक क्या होता है, इसका अर्थ को समझिए, ये व्यापक अर्थ मैं बता रहा हूं। इसमें प्रेरक जो व्यक्ति के अंदर जो प्रेरक होता है, वो व्यक्ति के अंदर उपस्थित जितने भी मनोशक्तियां होती है, उसके अंदर जितने भी मनोशक्तियां या कहीं शारीरिक शक्तियां होती है, कहीं ना कहीं उसको दर्शाने का ये कार्य करता है और विशेष रूप से ये कहीं ना कहीं उसको प्रेरित करता है। याद रखिएगा, एक होता है, दूसरा होता है प्रेरणाक। प्रेरणाक होता है, देखिए सॉरी, प्रेरणोद होता है, प्रेरणोद याद रखो। दूसरा होता है प्रेरणोद। अब प्रेरणोद का जिसे ड्राइव भी हम कह सकते हैं, तो इसमें क्या था, जो प्रेरणोद होता है उसका जो संबंध होता है हमेशा याद रखिएगा, वो शरीर की आवश्यकताओं से होता है। आपकी शरीर की आवश्यकताओं से इसका संबंध माना जाता है, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति होता है, जो प्रत्येक, अगर हम किसी प्रत्येक व्यक्ति को ले तो उसकी जो आवश्यकताएं हैं उसके कार्यों के लिए उसको क्या होता है, प्रेरणा देती है। अब मेरी आवश्यकता क्या है, अब मेरे को भी अलग तरीके से प्रेरणा दे सकती है, आपको भी अलग तरीके से प्रेरणा दे सकती है। अगर हम कहें कोई भी व्यक्ति किसी को अलग अलग तरीके से प्रेरणा दे सकता है। याद है प्रोन्नत की अगर हम पदोन्नत जो शब्द का जो मैं उच्चारण कर रहा हूं, उसमें क्या होता है, जितने भी शरीर से संबंधित जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं, उसमें क्या होता है, मनुष्य की जितनी भी आवश्यकताएं होती है, आवश्यकताओं के लिए उसको कहीं ना कहीं प्रेरित करता है। और मनुष्य को अगर याद रखो, मनुष्य को भूख या प्यास जब लगती है तो कहीं ना कहीं इसका संकेत आपको शारीरिक रूप में आपको देती है, आपको प्रेरित करती है कि भैया अब आपको शरीर को खाने की जरूरत है, अब आपको पानी की जरूरत है। ये तमाम चीजें आंतरिक रूप में हमें कहीं ना कहीं फील होती हैं ये चीजें। अब देखिए, अगर मैं दूसरा कहूं जिसे हम कहते हैं प्रोत्साहन। अब प्रोत्साहन का मतलब क्या होता है, प्रोत्साहन किसे कहते हैं बताइए, प्रोत्साहन किसे कहते हैं, कोई बताएगा? किसी कार्य को करने के लिए मतलब उसे उत्साहित करना, बिल्कुल प्रोत्साहन देना। देखिए बिल्कुल सही कहा। हम किसी कार्य को, किसी बच्चे को अगर हम किसी चीज के लिए अगर कोई कार्य नहीं कर रहा है तो हम उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं, प्रोत्साहन कर सकते हैं, भैया तू इस कार्य को कर ले। तो अगर हम देखें इसके दृष्टिकोण से, तो इसमें जो कुछ निश्चित वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति क्या प्रयत्न करता है कि इसका जो संबंध होता है भारी वातावरण से इसका संबंध माना जाता है। याद रखिए, हम कैसे करते हैं, अब भारी वातावरण से कैसे माना,
कि प्रेरणा अगर हम प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं या प्रोत्साहन किसी को दे रहे हैं, अगर हम प्रोत्साहन कर रहे हैं किसी, मान लीजिए कोई आपका बच्चा हाई स्कूल या इंटर में अच्छी डिवीजन से बोर्ड के मेरिट लिस्ट में अगर स्थान प्राप्त कर देता है, तो उसको जो अगर स्कूल में सम्मानित किया जा रहा है या उसको सीओ कार्यालय में सम्मानित हो रहा है या आप अपने घर में सम्मानित करो, कहीं ना कहीं उसको बाहरी वातावरण से आप क्या करो, सम्मानित करो, कहीं ना कहीं उसको मोटिवेट करो बाहरी रूप से। ये चीज आपको ये अच्छी तरह से याद होगी कि हम बाहरी रूप से कैसे, हम जो बाहरी वातावरण की जो हम बात करें, कहीं ना कहीं उसका संबंध जो होता है, प्रोत्साहन का जितना भी संबंध होता है वो बाहरी रूप में होता है या नहीं होता है? ठीक है। अब देखिए चौथा अगर मैं बताऊं, उत्साह होता है। देखिए उत्साह या उत्सुकता बोल सकते हो। उत्सुकता क्या होती है? उत्सुकता कोई बताएगा? विजय आप बताइए, उत्सुकता किसे कहेंगे? किसी चीज को करने का उत्साह, जैसे हमें पढ़ना है, हमें हेल्थ निकालना है, तो उस चीज के लिए उत्साह होना चाहिए कि हमें करना है तो करना है। तो जैसे हमें हेल्थ का एग्जाम निकालना है तो हमें उत्साह होना चाहिए कि मुझे ये निकालना है तो निकालना है। तनुप्रिया आप बताइए। सर किसी भी कार्य को करने के लिए दृढ़ इच्छा होना ही उत्सुक होना होता है। ठीक। उत्सुकता एक आंतरिक प्रेरक होता है जिससे हम किसी कार्य को करने के लिए मतलब एक तत्परता से मतलब पाने के लिए बिल्कुल वो रहते हैं, क्या तत्पर रहते हैं या कुछ रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं करने। और ये सैनी जी आप बताइए, आप भी बताइए। उत्सुकता किसी भी कार्य को करने के लिए आदत है। चलिए अगर हमारे अंदर बहुत सारी चीज करने की आदत होगी तो एक उत्सुकता होता है। यहाँ पर इंदिरा मैम आप भी बताइए, आप भी जुड़ी हैं, आपका भी स्वागत है इस क्लास में। कुछ पता है मैम? उत्सुकता क्या है, किसे कहेंगे? देखिए उत्सुकता की अगर बात करूं तो हमेशा क्या होता है, उत्सुकता के द्वारा क्या होता है, व्यक्ति किसी कार्य को संपन्न करने के लिए क्या होता है, प्रेरित होता है। देखिए हम किसी कार्य को कब करेंगे, जब हमारे अंदर क्या होगा, किसी कार्य को करने, उसको संपन्न करने, उसको संपादित करने का क्या होता है, हमारे अंदर एक प्रेरणा जब जागृत होती है। देखिए बिना उत्सुकता के लिए, अगर हमारे अंदर किसी चीज की उत्साह है ही नहीं, उत्सुकता है ही नहीं, हम उस कार्य को कभी भी संपन्न नहीं कर सकते। याद रखिएगा, कार्य कब संपन्न होगा, जब हमारे अंदर उस चीज के लिए उत्सुकता पैदा होगी, किसी कार्य को संपन्न करने के लिए हमारे अंदर जो दृढ़ निश्चय होगा, हम उसको अभिप्रेरणा कहते हैं या उसे अभिप्रेरित भी होते हैं। और अगर बात करें बिना उत्साह के किसी को कार्य को हम संपन्न नहीं कर सकते। उत्सुकता क्या होता है, व्यक्ति में अन्वेषण वृत्ति क्या करता है, कहीं ना कहीं जागृत करने का कार्य करता है। कहीं ना कहीं उस चीज को अगर हम प्रयास करें तो प्रयास करने के बाद हम सफलता की ओर हमेशा क्या होता है, अग्रसर हमें ये उत्सुकता करती है। याद रखिएगा, उत्सुकता आपको हमेशा आगे को बढ़ाने की कोशिश करती है, आपको प्रेरित करती है, अन्वेषित करती है। और अगर आप उत्सुकता नहीं है आपके अंदर तो कभी भी किसी कार्य को करने में आप सक्षम नहीं रह सकते हो। याद रखिएगा, ये चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है ना? अपनी अपनी थ्योरी आप लोगों ने दी, वो बहुत अच्छी दी। अब देखिए, कभी मेरे इंटरेस्ट की बात करता हूँ, इंटरेस्ट या रुचि की बात करता हूँ। देखिए पांचवा है रुचि किसे कहते हैं? रुचि क्या होती है? अगर हम बात करें इंटरेस्ट क्या होता है हमें, अगर देखिए रुचि आप सभी को पता होगा जहां तक मुझे लगता है। अगर कोई बताना चाहे तो बता सकता है, रुचि का मतलब क्या होता है, बताइए। रुचि रुचि का मतलब मुझे जैसे किसी कार्य को करने में रुचि है। मान लो हमें आपके क्लास ले रही, ध्यान ही नहीं है, रुचि नहीं है, तो उसका फायदा क्या? मुझे एक चीज बता दिए, क्या जो भी प्रत्येक कार्य हम जब करते हैं, जब प्रत्येक कार्य की बात करो, एक शब्द की बार बार रिपीट कर रहा हूं, जब हम प्रत्येक कार्य को करते हैं, क्या प्रत्येक कार्य में हर व्यक्ति की रुचि होती है या नहीं? नहीं सर। बिल्कुल सही। देखिए
अगर हम रुचि ले रहे हैं तो हर व्यक्ति अलग अलग चीजों में, अलग अलग क्षेत्रों में क्या उसकी रुचि रहती है। अगर मैं कहूँ मेरी रुचि गाने में है, किसी की आपकी रुचि डांस में हो सकती है, शायद कनुप्रिया की रुचि आपके पढ़ाई में हो सकती है, और रवि जी की जो रुचि है वो स्पोर्ट्स में हो सकती है। अलग अलग सभी की रुचि जब अलग अलग हो सकती है, कहने का मेरा मानना है कि प्रत्येक कार्य में क्या होता है, जब प्रत्येक व्यक्ति की जो रुचि एक जैसी नहीं हो सकती, उसकी डिफरेंट होगी, रुचि एक जैसी कभी नहीं होती है। अगर रुचि क्या होती है, अगर रुचि की अगर बात करें सभी की जो प्रत्यक्ष होती है। अब प्रत्यक्ष कैसे होती है, मैंने अभी आपको बता दी कि कैसे कैसे। अगर हम रुचि के अनुसार अगर देखें, व्यक्ति क्या करता है, अपने कार्य की जो सफलता निश्चित करता है। मेरी रुचि अगर मैं कहूँगा मेरी सिंगिंग में है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी, अगर मेरी रुचि अगर सिंगिंग के क्षेत्र में है तो मैं उस कार्य को सफलतापूर्वक करने की कोशिश करूंगा, और उस कार्य में सफल होने के लिए भी कहीं ना कहीं दृढ़ निश्चय हूंगा कि हाँ मुझे आगे जाकर सिंगर बनना ही बनना है। तो ये जो होता है, जो रुचि प्राय क्या होता है, अभिप्रेरणा से ये बनती है, या कहीं उससे जागृत होती है। अभिप्रेरणा का ही तात्पर्य हम क्या कहते हैं, रुचि को मानते हैं, याद रखिएगा। अब दूसरा जो मैं बात कर रहा हूँ वो लक्ष्य की बात कर रहा हूँ। लक्ष्य हमेशा गोल की बात करता हूँ। गोल क्या होता है, आप सभी का गोल निश्चित निर्धारित होगा, मुझे लगता है, जहां तक बताइए है। देखिए जब हम गोल की बात करते हैं, हमेशा इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, लक्ष्य व्यक्ति को परिणाम के संबंध में हमेशा क्या करता है, सूचित करता है। अब क्या करता है, आपको आपके परिणाम के बारे में हमेशा क्या करता है, कहीं ना कहीं लक्ष्य ये सूचित करता है कि आपको ये परिणाम देना है। इससे क्या होता है, इसमें जो व्यक्ति क्या करता है, उसके जो व्यक्ति चेतना अवस्था में हमेशा प्राप्त करता है, इसको हमेशा चेतना अवस्था में ही प्राप्त करता है, अचेतना अवस्था में नहीं करेगा। जब वो चेतना अवस्था में होगा तभी इस लक्ष्य को प्राप्त करेगा, या कहें उसको समझेगा। आपको आपका मान लीजिए आपका एलटी का परिणाम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो आपने साल भर जो रुचि रखी या प्रेरित हुए, या जो आपने पूरी मेहनत करी, लास्ट टाइम पे जो लास्ट मोमेंट में जो चीज उभर के समक्ष आती है, वो आपका गोल कि आप उस लक्ष्य तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, ये हमेशा आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाने का कहीं ना कहीं सूचक के रूप में या कहें वो आपको इंगित करता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, इतना तो मुझे लगता है सभी समझ गए होंगे। हाँ, आपने कहा इसका परिणाम आ रहा है क्या? अभी उसमें स्टे लगा दिया है, अभी क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उसको अभी रोक दिया गया है। वो क्या रहा है, मतलब बार बार ज्यादा कोर्ट को परेशान करना है। तो इसके आगे कुछ अभी हाई कोर्ट ने उसको भी जो आपके राज्य सरकार ने लगाया था, और जो अन्य व्यक्तियों द्वारा जो लगाया गया था वो याचिका है, उनको खारिज कर दिया। उनको ये कहते हैं स्पष्ट तौर पे इस पर विज्ञापन जारी करने के लिए हाई कोर्ट ने बोल दिया है। अब ये आयोग निर्धारित करेगा क्या करना है उसको, बस ये लेके चलिए। आयोग के हाथ में है। हाँ, अब ये लेके चलिए, अब जो शिक्षा निदेशालय है और साथ ही आपके आयोग है, क्या डिसीजन है। मुझे लगता है कि इसमें तो आपका विज्ञापन के लिए तमाम चीजें रेडी हो चुकी है। ये देखो 6 तारीख को आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। ये अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको छोड़िए, अभी आपके सामने जो चीज है उसको देखिए, ठीक है ना। ना वो ठीक है। देखिए अब हम जो बात करेंगे अभिप्रेरणा की परिभाषा के बारे में बात करेंगे। देखिए अभिप्रेरणा की परिभाषा, अब हम इसमें जा रहे हैं। अभी तक तो हमने इसके बहुत डीपली हमने इस चीज को अध्ययन करा। देखिए अभिप्रेरणा की जब हम कहेंगे डिफरेंट मोटिवेशन क्या क्या इसके अंतर्गत चीजें हैं, इसकी परिभाषा किस प्रकार से होती है। देखिए इसकी परिभाषा में अलग अलग तरीके से अलग अलग जो शिक्षा विद्वान थे या कहीं मनोविज्ञान थे, उन्होंने अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से इसको रचा है। देखिए फ्रेडरिसन एक है, फ्रेडरिसन एक मनोवैज्ञानिक रहे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि सीखने में सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं। देखिए सीखने में हमेशा सीखने में सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं। जब आपके पास अनुभव होगा, अब मान लीजिए अभी तक आपने जितने भी पेपर दिए हैं, आपको अनुभव हो चुका है कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है, पेपर को कैसे करना है, और मुझे कितने सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितने अगर मुझे नहीं आ रहे तो मुझे वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। कहीं ना कहीं मुझे जो ऋणात्मक उसमें आ जाएगी और कहीं ना कहीं माइनस नंबर पड़ेंगे तो मैं कहीं ना कहीं पीछे रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि सीखने में सफल अनुभव अधिक सीखने को प्रेरित करता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे।
अब देखिए, मैंने कहा था कि कल भी इस चीज को बोला था, एक विद्वान है गिलफोर्ड, गिलफोर्ड के आधार पर देखें, अगर इनके अनुसार देखें तो ये इन्होंने जो कहा, ये कहते हैं कि जो अभिप्रेरणा है एक आंतरिक दिशा या आंतरिक कारक है। देखिए फिर से कह रहा हूं, गिलफोर्ड के द्वारा जो अभिप्रेरणा से संबंधित जो अपनी थ्योरी दी गई है, ये कहते हैं अभिप्रेरणा एक आंतरिक दिशा है या कहें या कारक के रूप में ये मानते हैं जिसकी प्रवृत्ति क्रिया को आरंभ करने या उसको बनाए रखने की होती है। या देखिएगा, किसी चीज को आपको प्रारंभ करने की बात होती है या उसको आपके मुकाम तक पहुंचाने की बात होती है, तो कहीं ना कहीं अभिप्रेरणा एक आंतरिक दिशा होती है और कारक भी इसे माना जाता है। और ये इसकी प्रवृत्ति क्या होती है, प्रवृत्ति क्या होती है, आरंभ करना होता है और उसको बनाए रखने का ये कार्य करती है। ठीक है, इतना तो आप समझ रहे होंगे। अब देखिए दूसरे हैं गुड, जो विद्वान है, मनोवैज्ञानिक विद्वान है, गुड्स का मतलब है, इसको गुड भी कह सकते हो, गुड। अब देखिए गुड के अनुसार इन्होंने क्या अपनी थ्योरी दी है, अब इनकी थ्योरी को देखते हैं। अब ये कहते हैं कि किसी कार्य को आरंभ करने या जारी रखने और उसको नियमित बनाने की जो प्रतिक्रिया होती है उसको प्रेरणा कहा जाता है। ये इन्होंने बहुत अच्छी, मुझे लगा कि इनके द्वारा जो मोटिवेशन वाली जो थ्योरी गढ़ी गई है वो बेहतरीन दी गई। देखिए किसी कार्य को आरंभ करने, हम किसी कार्य को जब हम आरंभ करते हैं उसको जारी रखने और उसको नियमित रूप में बनाए रखने की जो क्रिया होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, प्रेरणा कहते हैं। अब मोटिवेशन इज द आपके प्रोसेसर ऑफ स्टार्ट एनी वे वर्क। अगर हम बात करें, देखिए हम किसी चीज को, अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं, पहले हम उसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत में पहले क्या था, आप लोग अगर ऑनलाइन क्लासेस जब अटेंड कर रहे थे, शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी। अब जब आप जुड़ गए हो तो कहीं ना कहीं उसको जारी रखने और नियमित रूप से आप क्लास के वेट करते हैं कि नियमित रूप से आए, और कहीं ना कहीं यही जो क्रिया है वही आपकी अभिप्रेरणा इसे कहा जाता है। ठीक है ना, कल बढ़िया समझ में आ रहा है बेटा? हाँ जी सर, थोड़ा चल नहीं पाता ना, इसलिए कम बोल रही हूँ। ठीक है, ठीक है, याद है। एक लोवेल है, लोवेल के अनुसार एक ये विद्वान है, लोवेल्स के आधार पर अगर हम देखें तो इन्होंने अपनी जो परिभाषा गढ़ी है, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं अभिप्रेरणा एक ऐसी मनोशक्ति है, मनोशक्ति या मनोशारीरिक शक्ति या फिर कहें आंतरिक प्रतिक्रिया है, जो किसी आवश्यकता की उपस्थिति में प्रबुद्धता उसमें होती है और एक ऐसी क्रिया जो आपको कहीं ना कहीं गतिशीलता की ओर अग्रसर करती है। और जब अग्रसर करती है तो कहीं जब आपकी आवश्यकताएं होती हैं और आपकी आवश्यकताओं को कहीं ना कहीं वो संतुष्टि प्रदान कर देती है। लोअर्स के आधार पर हम बात कर रहे हैं कि इन्होंने जो थ्योरी दी है, देखिए फिर से दोहरा रहा हूं, प्रेरणा एक ऐसी मनोवैज्ञानिक या शारीरिक या आंतरिक क्रिया मानी जाती है जो किसी कार्य की उपस्थिति में आपको अभिभूत कराती है, या फिर एक ऐसी क्रिया जो गतिशीलता की ओर कहीं ना कहीं आपको ले जाती है और कहीं ना कहीं जो आपकी आवश्यकताएं हैं उस आवश्यकताओं की कहीं ना कहीं वो संतुष्टि प्रदान कराती है। ठीक है, दूसरा जॉनसन की बात करता हूं। जॉनसन के आधार पर जो इन्होंने थ्योरी दी है, उस थ्योरी को अगर हम देखें तो ये जो कहते हैं प्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है। अब जो जॉनसन के आधार पर देखें, जो प्रेरणा है वो सामान्य क्रियाकलापों का कहीं ना कहीं प्रभाव ये माना जाता है। इसमें क्या करता है, जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति के व्यवहार को एक उचित मार्गदर्शन प्राप्त होता है या उसको एक उचित मार्ग की ओर ले जाती है। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेरणा सामान्य क्रिया या क्रियाकलापों का प्रभाव है जो व्यक्ति को उसके व्यवहार और कहीं ना कहीं उसको उचित मार्ग की ओर जो ले जाती है, ये किसके द्वारा कहा गया है, कभी क्वेश्चन बनेगा तो आपको पता होना चाहिए। जॉनसन के अनुसार ये थ्योरी इनके द्वारा गढ़ी गई है। ठीक, अब देखिए स्किनर, जो स्किनर के बारे में अगर बात करूं, स्किनर के आधार पर अगर हम बात करें
तो इन्होंने अपनी इसमें भी इन्होंने थ्योरी दी है, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजपथ ही माना गया। देखिए अगर हम जब लर्निंग की बात करते हैं, जब अधिगम की बात करते हैं, तो इनके द्वारा जो कहा गया है कि ये आपका क्या है, सर्वोच्च राजपथ के रूप में इसको माना गया कि राजपथ है ये, जहां पर आप सभी चीजों को लेके साथ चलते हो। स्कंद के आधार पर अभिप्रेरणा अधिगम का ये सर्वोच्च पद के रूप में इसको कहा गया है इनके द्वारा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है विजय? जी सर। देखिए इसमें जो जॉनसन के आधार पे हमने पढ़ लिया, एक है थॉमसन के अनुसार। देखिए यहां पर थॉमसन भी लिख देता हूं, जॉनसन और थॉमसन और जॉनसन है, इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी है, थॉमसन ने ये कहते हैं कि जो प्रेरणा होती है वो विद्यार्थी की रुचि को कहीं ना कहीं उत्पन्न करती है। जो विद्यार्थी होती है कहीं ना कहीं उसमें एक कला का उदय करता है, कहीं ना कहीं रुचि उसको एक चीज को क्या करती है, उसकी जो क्रियाकलाप होती है कहीं ना कहीं उसको उच्चारित करती है, उसको जागृत करने का कार्य होती है। सिंपल सा अगर मैं इतना विस्तार से बता रहा हूँ, तो अगर मैं सिंपल सा अगर कहता हूँ, जो इन्होंने थॉमसन के आधार पर अगर मैं कहूँ, जो उन्होंने जो थ्योरी दी है, प्रेरणा अभ्यर्थी में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है। अब जो व्यक्ति है, कोई जो बालक है, कहीं ना कहीं जो प्रेरणा होती है, कहीं ना कहीं उसमें क्या करती है, एक रुचि उत्पन्न करती है। रुचि उत्पन्न की कला होती है, कहीं ना कहीं उसको किसी ना किसी रूप में तुझे ये करना है, आपको ये चीज आपके हो सकता है, कहीं ना कहीं ये रुचि उत्पन्न कर देती है। और ऐसी रुचि जो हमें या आगे बढ़ाती है या पीछे कर देती है। कभी कभी क्या होता है, जो रुचि होती है वो आपको कहीं ना कहीं अभ्यास तक ले जाने की कोशिश करती है। और बहुत से अभ्यर्थियों में मैंने कहा ना कि आपकी रुचि आप पे डिपेंड करती है कि आप उस चीज को कैसे ले जाओगे। बहुत से बच्चे होते हैं कि अभी जुड़े, थोड़ी बहुत देखी क्लास, उसके बाद उनका जो रुचि है और वो रुचि खत्म हो जाती है, चलो फिर उसके बाद लेफ्ट हो गए। तो यही चीज थॉमसन कहते हैं कि भैया जो प्रेरणा होती है, कहीं ना कहीं जो बच्चा होता है, जो अभ्यर्थी होता है, कहीं ना कहीं उसमें रुचि उत्पन्न का ये कार्य करती है, ये कला के रूप में इसको माना है। ठीक है ना, आप ये सभी लोग समझ गए होंगे इस चीज को। जी सर। अब देखिए मैं जो बताने जा रहा हूं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको समझिएगा। यहां पर लिख देता हूं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा की प्रकृति कैसे होती है, इसको देखिएगा। अब देखिए अगर हम अभिप्रेरणा की प्रकृति की अगर बात करें, तो ये अलग अलग तरीके से हो सकती है, इसको हम अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं, अलग अलग प्रकार से इसको हम देख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो अभिप्रेरणा की अगर हम बात करें, तो एक मनो शारीरिक और आंतरिक क्रिया है। एक आंतरिक है, एक शारीरिक है, एक मनो शारीरिक की बात कर रहा हूं, एक आंतरिक होती है। देखिए जैसे अभी रवि जी ने कहा कि कहीं ना कहीं भाई चीज भी ये उत्पन्न करती है, ये भाई भी है। देखिए अभिप्रेरणा हमेशा दो प्रकार की होती है, एक बाह्य हो सकती है, आंतरिक हो सकती है। जब हम आंतरिक की बात करते हैं, तो आपके आंतरिक जो क्रियाकलाप है, कहीं ना कहीं उसको उत्तेजित करती है, उनको जागृत कर देती है। और अगर हम आंतरिक क्रिया की बात करें, तो किसी आवश्यकता की उपस्थिति में ये उत्पन्न होती है, हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है। अब अभिप्रेरणा कब जागृत होगी, उसकी उपस्थिति कब होगी आपके अंतर्मन में, कि आपको किसी चीज की जब आवश्यकता होगी, तब जाके क्या होगी, जो अभिप्रेरणा है वो जागृत होगी। अगर आपके पास सब कुछ है, तो फिर आपको जो आंतरिक प्रतिक्रिया है, जो प्रेरणा है, वो उसकी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको भी बाहरी तौर पे होगा। तो याद रखिए कि आपको किसी आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का जो कार्य करेगी, जिस चीज की आवश्यकता जो उपस्थिति में उत्पन्न करती है, तो ये आपकी अभिप्रेरणा ही होती है। अगर मैं अगले बिंदु की अगर बात करूं, तो इसमें शरीर की आंतरिक क्रिया किसी क्रियाकलाप की और क्या कहते हैं, आपको उन्मुख कर देती है, और जो आपको आवश्यकताओं से संतुष्ट कराती है। देखिए पहले तो याद रखिएगा, जो आपकी जो शारीरिक रचनाएं हैं या आंतरिक क्रियाएं हैं, उन क्रियाकलापों को कहीं ना कहीं एक्टिव कर देती है। जब एक्टिव करती है, तो कहीं ना कहीं आपको उसकी ओर उन्मुख कर देती है। जब उन्मुख करती हैं, तो व्यक्ति क्या होते हैं, जो आवश्यकता है उसकी, कहीं ना कहीं उस आवश्यकता से कहीं ना कहीं संतुष्ट वो करा देती है। भैया तुम्हें किसी चीज की प्राप्ति हो गई है, मान लीजिए आपने कहा कि मुझे टीचर बनना है, या मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल अधिकारी बननी है। जिस दिन आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे, तो आप आंतरिक रूप से संतुष्ट हो जाएंगे। अब फिर क्या होगा, आपको
जब उस पद पर पहुंच जाओगे तो फिर आपको बाह्य क्रियाओं का कहीं ना कहीं, जो बाह्य क्रियाएं आप पे हावी हो जाएंगी। आपको किसी चीज की मान लीजिए आप कभी कोई चीज से लेकर परेशान हो गए हो, ये आंतरिक रूप में नहीं होगी, आप बाह्य रूप में कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हो। तो जब आंतरिक संतुष्टि कब होगी, जब आप किसी पद को प्राप्त कर लेते हैं या किसी परीक्षा में अच्छे प्रश्नों के आधार पर उत्तीर्ण कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि जो शरीर की अगर बात करें, धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे, बताइए। सर मैं ये पूछना चाहता कि आंतरिक क्रियाएं क्या होती है सर? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए, जहां पर हम आंतरिक क्रियाएं की बात करें, अब देखिए अभिप्रेरणा का मतलब भी वही होता है कि हम आंतरिक रूप में कि आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सजग है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप पेंटिंग से एलटी का एग्जाम दे रहे हैं, तो जब तक आप अंदरूनी रूप से जागृत नहीं होगे, आप कहीं ना कहीं जब मोटिवेट नहीं होगे अंदर से कि मुझे ये चीज करना है, मुझे अगर पढ़ाई में अगर 5 से 10 घंटे देना है तो देना ही है, ये आपका नियमित रूप से ये जो कार्यक्रम चलेगा, वो जो आपको आंतरिक रूप से जो अंदर से जो चीजें आपको फीलिंग हो रही है, कहीं ना कहीं आप कहोगे मुझे नहीं ये तो करना ही। जब तक आप अंदरूनी रूप से चीजों को नहीं समझोगे, मुझे इस चीज की आवश्यकता आपको नहीं होगी। मान लीजिए आपको लगता है कि मुझे 50,000 की जॉब करनी है, मुझे महीने के लास्ट में 55,000 रुपए तो नहीं मिलने हैं, ये चीज जब भाव कहाँ से आएगा, आपके अंदर मन से आएगा। अंदर मन से जब ये भाव आएगा तो कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, मुझे पढ़ना है, आप उन किताबों की तरफ देखोगे और आप अपने समय का भी ध्यान रखोगे कि नहीं मुझे 4 घंटे से मेरा नहीं हो पा रहा है, तो आपके अंदर से एक आंतरिक शक्ति आपकी होगी, आपको जागृत करेगी। नहीं, आप 4 घंटे से नहीं हो रहा है तो आप उसको बढ़ा के 6 घंटे कर दो। जो अंदर की चीजों की बात, जो मनोवैज्ञानिक जो आपकी आंतरिक शक्ति है, आप आंतरिक शक्तियों को नहीं देख सकते हो, सिर्फ उसको फील कर सकते हो कि ये चीज आपको महसूस हो सकती है। तो ये समझ में आ गया, बताइए। जी सर आ गया। ठीक है, भाई की अगर बात करें तो भाई के आगे रवि जी ने बहुत अच्छी तरह से उसको बताया दिया था। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए, एक है जैसे इसमें बहुत अच्छा उदाहरण है कि एक मम्मी अपने बच्चे को होमवर्क करने के लिए प्रेरित करती है और कहती है कि मैं तुझे चॉकलेट दूंगी, और बच्चा होमवर्क कर लेता है, तो वो सर वो भैया भी प्रेरणा से भी लेते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल और सही। जब बच्चा खुद अपनी रुचि के अनुसार बैठता है कि मुझे किसी के कहने की या मुझे किसी चॉकलेट की जरूरत नहीं है, मुझे अपना होमवर्क करना है, तो उसे वो आंतरिक रूप से भी प्रेरित है। ये बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया, इन्होंने सही कहा। जब हमारा बच्चा स्कूल से आता है, अगर वो स्कूल से आता है खाना खा के अपना जो पूरा फ्रेश होके वो किताबों को लेकर अपना होमवर्क करना, स्वयं जब बैठ के अपने होमवर्क को करना फिनिश कर देता है, अपना पढ़ता है, तो सर होमवर्क करे ना करे तो कहाँ से प्रेरित होगा सर वो? नहीं सुनिए, जब आंतरिक की बात करें, जब स्कूल में क्या होते हैं, स्कूल में अगर मान लीजिए मैडम ने कहा कि बच्चों कल आपका टेस्ट होने वाला है, आपकी जो अगर अच्छी पोजीशन आ जाएगी तो आपको हम कहीं ना कहीं कोई गोल्ड मेडल देंगे या कुछ देंगे, तो बच्चा कहीं ना कहीं स्कूल से भी मोटिवेट होता है। ये नहीं कि आपके घर से हो गए, जब स्कूल से मोटिवेट होकर आया तो कहीं ना कहीं आंतरिक रूप में उसकी भावनाएं सजग है ना। अब जैसे मैडम ने कहा कि भैया छोटा बच्चा होता है तो बच्चे को हम कहेंगे बेटा तू ये होमवर्क कर ले, तो हम बाहर से उसको कहीं ना कहीं मोटिवेट करें, तो ये करेगा तो मैं तुझे ये दूंगी, कहीं ना किसी उद्देश्य से वो चीजें करती है। अब बताइए रवि जी, क्लियर हुआ या सर मैं चाह रहा था ना, आप आंतरिक और बाह्य प्रेरणा और अभिप्रेरणा में क्या अंतर होगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, याद रखिए, बहुत ये भी ठीक है। देखिए, अभिप्रेरणा एक चेतना है, याद रखना, या फिर इसे अचेतना के रूप में भी आप देख सकते हो। तो ये क्या कि जो आपकी जो क्रियाशीलता है, आपकी जो अंदर की और बाहर की जो क्रियाएं होती है, कहीं ना कहीं उसको जागृत करने का कार्य करती है अभिप्रेरणा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपके सर? जी सर। और प्रेरणा की बात करें, हम मोटिवेट कर रहे हैं किसी चीज को, अब मोटिवेशन हम कर रहे हैं। आप चेतना और अचेतना आप देख लीजिए, चेतना किस चीज से हो सकती है, अचेतना क्यों हो सकती है, और जो व्यक्ति के व्यवहार को उसके उद्देश्य तक कहीं ना कहीं चलायमान ये बनाती है। ये रवि जी, हाँ चलिए वो चले गए, इतना तो समझ में आ गया।
कनुप्रिया आपके समझ में आ रहा बेटा? जी सर। रवि जी समझ में आया सर आपके? देखिए देखिए रवि जी, जो अभिप्रेरणा की अगर हम ना अभिप्रेरणा के अंतर्गत अगर मैं देखूं आपको, अगर जो आपने कहा कि अभिप्रेरणा के अंतर्गत सभी तरह के भीतरी और बाह्य उद्दीपन जो होते हैं वो सम्मिलित होते हैं इसके अंतर्गत, जो प्राणी के व्यवहार को कहीं ना कहीं परिचालित करती है, कहीं ना कहीं उसके व्यवहार को कहीं ना कहीं दर्शाती है, अभिप्रेरणा इसको कहेंगे। अब इसमें क्या होता है, जो अभिप्रेरणा के अंदर अगर हम देखें, जो चालाक जो बच्चा होता है, कोई बहुत ज्यादा गंभीर होता है, उन दोनों में कहीं ना कहीं डिफरेंस ये पैदा कर देता है। देखिए फिर से कह रहा हूं, जो अभिप्रेरणा के अंतर्गत हम देखें तो सभी तरह की जो बाह्य क्रियाएं हो रही हैं और साथ ही आपकी आंतरिक जो क्रियाएं होती है उनको सम्मिलित किया जाता है इसमें। जब मैं प्रेरणा की बात करूं तो आपको प्रेरणा अंदर से आती है, आप मोटिवेट होते हैं अंदर से। इतने में डिफरेंस समझ में आ गया सर आपके? देखिए एक चीज और बताता हूं, ये जो प्रेरणा होती है ना वो कहीं ना कहीं आपको भीतर से जागृत करती है, ठीक है। और अभिप्रेरणा क्या होती है? अभिप्रेरणा व्यक्ति की अवस्था पर डिपेंड करती है, क्या उसके उद्देश्य, किन उद्देश्यों से वो प्राप्त कर रहा है, क्या चीजें करते हैं, वो किस प्रकार से दिशा निर्देशों को ले रहा है, वो तमाम चीजें इसके अंदर आती है। अब देखिए, अब बात करेंगे यहां पर अभिप्रेरणा की विशेषताओं के बारे में बात करें। विशेषताओं के संबंध में, अब विशेषताओं के संबंध में अगर बात करें तो इसकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं, कोई बताएगा? धर्मेंद्र जी आप बताइए विशेषता। विजय आप बताओ। क्या बोला आपने? अभिप्रेरणा की विशेषता नहीं पाई। मैंने कहा कि अभिप्रेरणा की विशेषताएं। अभिप्रेरणा वह है जो हमें आंतरिक रूप से प्रभावित करती है, कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए उत्तेजना पैदा करती है, और ये हमें किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए एक आंतरिक और बाहरी अलग प्रभाव उत्पन्न करती है, जिससे हम जो है अच्छे प्रभाव कर सकते हैं। अभी जैसे बोला बाकी तो सही करो। ये नीरज जी आप बताओ। सर अभिप्रेरणा के द्वारा हम किसी बच्चे को मोटिवेट करते हैं, उसको अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, ताकि बच्चा उसमें सुनिश्चित होकर उस कार्य को कर सके, जिसमें चिंता आ सके। और अभिप्रेरणा के द्वारा हम बच्चे में उसका मतलब कि उसको कार्य करने के प्रति उसको प्रेरित बना सकते हैं, उसके अंदर रुचि पैदा कर सकते हैं। अगर बच्चे के अंदर अभिप्रेरणा आ जाएगी तो वो कार्य को बहुत अच्छे धन्यवादी तरह से करेगा। बिल्कुल सही। देखिए कुछ चीजें मैं भी बता देता हूँ। देखिए इसके अंदर क्या होता है, जो अभिप्रेरणा में जो शिक्षार्थी होता है, शिक्षार्थी की एक जो काल्पनिक आंतरिक अवस्थाओं को इसमें दर्शाया जाता है, और अभिप्रेरणा के माध्यम से जो बालक होता है, बालक के व्यवहार में एक खास बदलाव या कहें उसकी एक खास दिशा निर्देशित कर देती है, कोई खास दिशा की तरफ कहीं ना कहीं अग्रसर कर देती है। जो विद्यार्थी है, जो शिक्षार्थी है, उसमें कहीं ना कहीं उत्पन्न जो व्यवहार है, उसके उद्देश्य की बात करें या उसके गोल को जारी रखने तक का ये क्रियाक्रम चलायमान होता है। और अगर हम बात करें जो अधिगम की क्रियाओं को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करती है, आपको सीखने के लिए आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है, हाँ ये चीज करना है, ये चीज पढ़ना है, ये चीज करना। अब देखिए इसमें क्या होता है, व्यक्तियों का जो सामाजिक कल्याण इसके अंतर्गत किया जाता है, इससे व्यक्ति के कहीं ना कहीं सामाजिक रूप में कल्याण होता है। और इससे क्या होता है, जो छात्र होते हैं, छात्रों के मध्य में जो पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम को आकर्षित और उत्कृष्ट बनाने के लिए उसमें जिज्ञासा उत्पन्न करती हैं। और जो छात्र हैं, जो छात्र होते हैं, छात्रों में कहीं ना कहीं अनुशासन बनाने के लिए भी कहीं ना कहीं प्रेरित करती है, कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है। और इसकी सहायता से अगर हम देखें, अगर मोटिवेट की अगर हम बात करें, मोटिवेशन की बात करें, तो उसकी सहायता से छात्रों में अधिक से अधिक क्या होता है, उनके व्यवहार में कहीं ना कहीं हम अच्छी चीजें ला सकते हैं। अधिक एक मंच से अगर हम कहीं पर मोटिवेशन स्पीच दे रहे हैं
किसी को प्रेरित करे तो उसमें कम से कम अगर 100 बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं उन 100 बच्चों के बीच वो चीजें जा रही है, कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चा तो उससे प्रभावित होगा। अधिक संख्या में बच्चे कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होते हैं, कहीं ना कहीं उस मार्ग की तरफ जाने की वो कोशिश करते हैं। ठीक है ना? जी सर। चलिए, इतना आप समझ गए होंगे। फिर आज इतना ही, और जो हम कल पढ़ेंगे वो अभिप्रेरणा के प्रकार और उसके कार्यों को हम पढ़ेंगे, किस प्रकार से उसके प्रकार हैं, उन प्रकारों का अर्थ समझेंगे। अभिप्रेरणा और अभिप्रेरणा और प्रेरक की अगर हम बात करेंगे तो उन पे हम समझेंगे किस टाइप से टाइप ऑफ मूवमेंट मोटिवेशन की हम बारे में बात करेंगे कल। ठीक है? और जो आज की जो क्लास थी शाम को लाइट न जाने की वजह से, लाइट ना होने की वजह से वो क्लास नहीं रह पाई, तो कल 4 बजे आपकी क्लास चलेगी। कल संडे है, कल सभी लोग घर में ही होंगे ना? जी सर। तो क्लास अगर जल्दी प्रारंभ कर दिया, दिन में कभी भी अगर क्लास लूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि आज की क्लास सर 9 बजे के बाद कभी भी लेना सर। कितने बजे से? 9 बजे के बाद। 10 बजे के बाद। 2 बजे के बाद? सर 10 बजे के बाद। 10 बजे, ठीक है। देखिए, जो आज की जो क्लास जो आपकी छुट्टी में वो क्योंकि कल संडे को ऑफ रहता है, तो आज का जो क्लास छुट्टी थी मैं कल उसको आपको कंप्लीट करा दूंगा कल। ठीक है ना? कल थोड़ा उसके बारे में पढ़ लेना। हमारा जो चलेगा वो आपका टॉपिक हम प्रगतिहासिक काल, हम ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, ये लिख के ले लो अभी। आज मैं कह रहा हूँ कि प्रगतिहासिक काल से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन अवश्य बनेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। प्रगतिहासिक काल से सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात हो, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो नीतिका की जो मूर्ति है वो कब बनी थी, वो किस धातु की है। पूछा जाता है कि जो वृषभ की जो मोहर है वो कौन सी सभ्यता में मिली थी, कब मिली थी। ये तमाम चीजें पूछी जाएगी। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है ना रवि जी? कल जब लिंक आएगा तो उससे शेयर आप ज्वाइन हो जाइएगा। और धर्मेंद्र जी, अगर आप भी जुड़ना चाहोगे जी सर। आप मुझे, मैंने कह दिया, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उस ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है अभी? ठीक है। चलिए, कल मिलते हैं। ठीक है?